Honorable Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar Sir, Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu Sir, Honorable Dr. Sukhbir Singh Sandhu Sir, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi Sir, Senior Deputy Election Commissioners Manish Garg Sir, Gyanesh Bharti Ji, Pawan Kumar Sharma Ji, Election Commissioners Yetru Ji, Sanjay Kumar Ji, Director General IT, Seema Madam. Before we start, I'll just briefly let you know that what will be the format of our press conference. We'll start with the address and presentation by Honorable Chief Election Commissioner Sir. That will be followed by a question and answer session. For the question and answer session, as per our previous practice, we'll be taking questions in groups of 5, and then Honorable Chief Election Commissioner would be answering in those groups. Before you ask your question, I would request you to kindly introduce yourself and the name of the organization. Thank you all. I'll request you to put your mobile phones on the silent mode. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu Ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi, इलेक्शन कमीशन के वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी मीडिया के साथियों, आज आप सभी के माध्यम से बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणाएं भी होंगी और इस चुनाव में चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बिहार की पावन भूमि पर 5 वर्षों के बाद अब विधानसभा के चुनाव का आगमन हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हों, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर
जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में चुनाव आयोग की पूरी टीम ने और हम तीनों चुनाव आयुक्त ने बिहार का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो सारी चीज़ें समीक्षा के उपरांत आईं, उसके तहत ये निर्णय हुआ कि आज हम आपके समक्ष बिहार के सभी मतदाताओं के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करें। बिहार में हम लोग सभी राजनीतिक दलों से मिले, सभी जिला कलेक्टर्स, एसपीज, आईजी, डीआईजीज, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज, सबके साथ सीएपीएफ्स के नोडल ऑफिसर्स, सबके साथ बैठकें हुई और आपके माध्यम से बिहार की जनता को चुनाव आयोग ये बतलाना चाहता है कि इस बार बिहार के चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल पूरी चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे, ऐसी चुनाव आयोग की मंशा है। इसके लिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों का, सभी मतदाताओं का और सभी मीडिया कर्मियों का भी सहयोग अपेक्षित करता है। इसके पहले कि हम तारीखों की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिससे कि काफ़ी वस्तु स्थिति आप सब लोगों के भी समक्ष आएगी और जनता के भी समक्ष आएगी। प्रेजेंटेशन प्लीज। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट। एक ओवरव्यू अगर लिया जाए मतदाताओं का, तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा मतदाता न हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। एवरेज वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन लगभग 818।
वुमेन मैनेज्ड 1044 और मॉडल पुलिस स्टेशन लगभग 1350। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा निगरानी किया जा सके। बिहार में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। दियारा रीजन में लगभग जो 250 पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ घोड़े से पेट्रोलिंग होती है और इसी तरीके से लगभग 197 पोलिंग स्टेशंस में नाव के ज़रिए पोलिंग पार्टीज जाती हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि पोल वॉलंटियर्स होंगे, हेल्प डेस्क होंगी, रैंप होगा, टॉयलेट्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेजेस, लाइट की सही व्यवस्था और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। जो हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशंस ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। अगर रैंप है तो 1:12 के रेशियो में प्रॉपर ग्रेडियंट से बनेंगे। वॉलंटियर्स भी रहेंगे, व्हील चेयर की फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी और अगर इनमें से कोई भी 85 प्लस के उम्र के अगर लोग हैं या 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है, अगर वो चाहें तो फॉर्म 12D भर सकते हैं और उसके उपरांत उन्हें होम वोटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार के दौरे पर चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट्स को, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को और सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को सख्त निर्देश दिए हैं, ज़ीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेंस, no scope for any kind of intimidation or threat to voters or candidates. CAPF will be deployed adequately and in advance as a confidence building measure. All officers to act in absolutely impartial way and easily accessible to all the stakeholders. इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। अगर कोई फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जाएगा और स्ट्रिक्ट विजिल रखी जाएगी सारे चेक पॉइंट्स पर, जिससे कि ड्रग्स, लिकर और कैश का इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो पाए। बिहार के पूरी चुनाव का तंत्र है, उसके साथ मिलकर बिहार के इन चुनावों में 17 नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो कि बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगे। चुनाव आयोग ने इसके ऊपर एक एक इनिशिएटिव के ऊपर काफ़ी चर्चा और इनकी प्रायोगिकता को देखते हुए ये कदम उठाया है और एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा। ट्रेनिंग, पहली बार जो चुनाव आयोग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, वहाँ पर बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स जो जिला स्तर के थे, बूथ लेवल एजेंट 1, उनकी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसी तरह से अब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ बूथ लेवल एजेंट्स 1 की भी ट्रेनिंग IIIDM द्वारिका में की जाएगी। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते थे, पहले उनकी ट्रेनिंग या तो विधानसभा स्तर पर हो जाती थी
या कई बार जिला स्तर पर। तो इस बार हर विधानसभा क्षेत्र के 4 से 5 BLOs को IIIDM में बुलाया गया और उनको चुनावी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया, जिससे कि हमें अब जो चुनावी तंत्र है, जो ज़मीनी स्तर का चुनावी तंत्र है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर होती थी, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ख़ास तौर से जब CAPF जाती हैं तो जिला पुलिस प्रशासन और CAPF का समन्वय भी बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए पहली बार पुलिस ऑफिसर्स की भी IIIDM में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ये तीनों लॉजिस्टिक्स के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत बड़े कदम रहे। मतदाता सूची लगभग 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य सफलतापूर्वक 30 सितंबर को संपन्न हुआ। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी कि मतदाता सूची में काफ़ी त्रुटियां हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ बढ़ चढ़कर कहा गया, लेकिन सत्यता ये है कि आज की तारीख में बिहार के 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, जो कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए थे, उनके साथ मिलकर इस सूची को शुद्ध करने का बहुत ही सराहनीय काम किया है और बिहार ने देश को ये राह दिखाई है। चूंकि विशेष गहन परीक्षण में काफ़ी मेहनत ज़मीनी स्तर के अधिकारियों को करनी पड़ी, तो जो रिन्यूमरेशन था, जो BLOs का था और जो बाकी अधिकारियों का था, उसको भी कई वर्षों के बाद बढ़ाया गया और ख़ास तौर से EROs और AEROs का ऑनरेरियम तो पहली बार दिया गया। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नए जुड़े हैं या जिन मतदाताओं की एंट्रीज़ में कोई चेंज है, जैसे पता बदल गया, तो ऐसे मतदाताओं को नए वोटर कार्ड दिए जाने हैं। चूँकि पहले कई दिनों तक या कई बार महीने लग जाते थे वोटर कार्ड मिलने में, इसीलिए चुनाव आयोग ने सभी एजेंसियों के साथ मिलकर ये SOP बनाया कि किस तरीके से 15 दिन के भीतर मतदाताओं के हाथ में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको सामान्यतः वोटर कार्ड कहा जाता है, वो उनके हाथ में आए। इसी तरीके से जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जब वो मतदाताओं के घर घर जाते हैं तो उनको भी पहचान पत्र पहली बार चुनाव आयोग ने डिज़ाइन भी किया और उनको दिया भी। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो आने वाला है, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और ख़ास तौर से बिहार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए लगभग काफ़ी मतदाताओं के पास मोबाइल होते हैं और उनको इस बात की समस्या रहती थी कि हम मोबाइल लेके अगर घर पर छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत होती है और लेके जाते हैं तो हम कहाँ उसको रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है। हर मतदाता को नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाती है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देने का लक्ष्य सिर्फ ये रहता है कि मतदाता को, क्योंकि कई बार बूथ बदल जाते हैं या कई बार मतदाता नए होते हैं, तो उनको वोटर स्लिप पर
इन्फॉर्मेशन स्लिप पर अपने बूथ का नाम और सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पर बहुत ही छोटा चेंज करने के बाद मतदाताओं की सहूलियत बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें उनका पोलिंग स्टेशन का नंबर, पोलिंग स्टेशन की जगह कोने में बड़े रूप में दिखा दी गई। पहले उनको पूरे में ढूंढना पड़ता था। चुनाव आयोग की लगभग विगत कई वर्षों से एक एक करके ऐप्स बनती चली गई और लगभग 40 ऐप्स आज की तारीख में चुनाव आयोग के पास हैं। तो इन सबको एक जगह समन्वित करते हुए, क्योंकि हर मतदाता या हर स्टेक होल्डर हर 40 ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता, तो ECI नेट जैसी मदर ऑफ ऑल ऐप्स का एक लक्ष्य रखा गया और ECI नेट में अब धीरे धीरे करके सारी ऐप्स आ चुकी हैं और इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन भी वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बिहार से शुरू होगा। पोलिंग स्टेशन में मैं आपको बता चुका हूं, जिससे कि क्यूज़ लंबी न हो और मतदान के समय में मतदाताओं को सहूलियत भी रहे और ख़ास तौर से मतदान के आखिरी घंटों में ज़्यादा भीड़ न हो, इसके लिए संख्या 1200 निर्धारित की गई। कैंडिडेट्स के बूथ पहले मतदान केंद्र से काफ़ी दूर तक लगाए जाने के निर्देश थे, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी और मतदाताओं को भी काफ़ी असहूलियत होती थी। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के संग ज़मीनी स्तर पर EROs की मीटिंग हुई, DMs की मीटिंग हुई, CEOs की मीटिंग हुई, उनसे मिले सुझावों के अनुरूप लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुरूप 100 मीटर की दूरी तक हर कैंडिडेट अगर चाहे तो अपने बूथ्स लगा सकता है। चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, उसकी पूर्ण निगरानी हो, ERO भी उसको देख पाएँ और कोई भी अगर गलती पाए जाए तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। इसके लिए पहले लगभग 50% प्लस पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग होती थी और अब इसको 100% पोलिंग स्टेशंस में लागू कर दिया गया है, जिससे कि निगरानी तंत्र के लिए सुगमता होगी। कई बार प्रत्याशियों ने ये शिकायत की थी कि जो हमारी फ़ोटो होती है वो चूँकि ब्लैक एंड वाइट में आती है और जमा तो कलर करते हैं तो वो पहचान में नहीं आती और काफ़ी हतोत्साहित उनको होना पड़ता है जब वो EVM में उनकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। तो छोटा सा कदम, लेकिन इसमें फिर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि एक तो फ़ोटो कलर लगाई जाएगी और साथ ही साथ जो सीरियल नंबर होता है उसका फ़ॉन्ट भी बड़ा किया जाएगा, जिससे कि प्रत्याशियों की पहचान भी आसानी से हो जाए और मतदाताओं को सुविधा भी हो। काउंटिंग, कई बार जब मॉक पोल होता है तो मॉक पोल के समय मॉक पोल का डेटा डिलीट करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भूल जाते हैं और इसीलिए जब काउंटिंग होती है तो फॉर्म 17C और काउंटिंग यूनिट का मिलान नहीं हो पाता। ऐसे केस में किसी भी शंका को न रखा जाए, इसलिए जब भी 17C या वीवीपैट में मिसमैच होगा तो उन EVM से रिलेटेड वीवीपैट्स की पूर्ण गिनती की जाएगी। इसी तरीके से ये भी एक मांग सभी राजनीतिक दलों की थी कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू की जाए और पहले ख़त्म की जाए। तो इसलिए चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए भी और इसके लिए भी, जिससे कि पोस्टल बैलेट्स पर पूर्ण ध्यान दिया जाए उनकी गिनती पर और कोई जल्दबाजी भी न की जाए, तो EVM के लास्ट 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त करना अनिवार्य होगा। जैसा आप सब लोग को पता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर आंकड़ों की आवश्यकता
कई लोगों को पड़ती है, मीडिया को भी होती है, एनजीओज़ को भी होती है, सिविक सोसाइटीज़ को होती है और आम जनता को भी होती है। तो इसके लिए चुनाव आयोग की एक पद्धति रही जिसको इंडेक्स कार्ड कहा जाता है, लेकिन इंडेक्स कार्ड का सारा डेटा कलेक्ट करने में कई बार सप्ताह और कई बार महीनों लग जाते थे। तो अब चूंकि ECI नेट भी आ रहा है और डिजिटल का युग है, इसीलिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स एंड रिपोर्ट्स सारे आपको चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर वेबसाइट पर या ऐप पर मिल जाएंगे। इस चुनाव की विशेषता है ये स्लाइड। The entire election machinery of Bihar is just a call away. अर्थात अगर कोई भी मतदाता या कोई भी व्यक्ति ECI नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है, वोटर कार्ड के नंबर को डालता है, तो वो अपने BLO से बात कर सकता है। वो अपने जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको अपनी कॉल बुक कर सकता है और बात कर सकता है। अगर उसकी कोई भी समस्या है तो वो BLO से बात करके उसका निदान कर सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का बहुत पॉपुलर नंबर है 1950, आपको भी कोई भी बिहार का मतदाता अगर इस समय बिहार से बाहर है तो भी उसको सिर्फ +91 अगर मोबाइल से आप डायल करते हैं तो +91 जो इंडिया का कोड है वो लगाना है। STD कोड जहाँ का भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के SDM का STD कोड और 1950 अगर आप ये डायल करते हैं तो 243 EROs सारे मतदाताओं की सेवा के लिए खुले रहेंगे। इसी तरीके से अगर आपको ERO के कॉल सेंटर से संतुष्टि नहीं मिलती है तो 38 DMs के यहाँ भी आप 1950 पे कॉल कर सकते हैं और पटना में CO के यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसको कि लॉजिस्टिकली पूरा सही से बना दिया गया है और आशा है इस सुविधा के बाद शायद दुनिया का शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जिसमें कि 90,712 BLOs, 243 EROs, 38 DEOs और CO स्वयं मतदाताओं के लिए किसी भी दिक्कत अगर उनको आ रही है या ग्रीवेंस है उसके लिए सचेत रहेंगे। नेक्स्ट, ये भी बिहार में पहली बार हो रहा है। पहले जो ऑब्जर्वर्स हम लगाते थे कुछ असेंबलीज को मिलाकर लगा देते थे, लेकिन अब 243 असेंबलीज में 243 जनरल ऑब्जर्वर्स होंगे जो कि विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ IAS अधिकारी नामित किए गए हैं जो कि बिहार के रहने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं वो हर ज़िले में एक होंगे और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हम लोगों ने चुनाव आयोग ने कुछ असेंबलीज को मिला के नामित किया है। इन ऑब्जर्वर्स के फ़ोन नंबर भी और असेंबली किस असेंबली से हैं वो आपको ECI नेट पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी बात है या शिकायत है तो आप इन ऑब्जर्वर्स को बतला सकते हैं। ऑब्जर्वर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन वर्क एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये सुविधा भी इस चुनाव में हर असेंबली में मौजूद रहेगी। इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी को भी बहुत बड़े तरीके से लीवरेज करना चाहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अलग अलग ऐप्स होती थी, सी विजिल, जिसमें कि आप कोई भी MCC वायलेशन की शिकायत डाल सकते हैं। 100 मिनट्स के अंदर रिस्पांस टाइम है। अगर 100 मिनट्स के अंदर नहीं होती है तो जिला कलेक्टर उसको स्वयं देखते हैं और CO भी स्वयं देखते हैं। नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सारी की सारी नेक्स्ट
अब ECI नेट पर भी होंगी। पुरानी सुविधा हमने हटाई नहीं है क्योंकि कई लोगों के पास पुरानी चीज़ें डाउनलोडेड हैं, बट अगर ECI नेट अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारी एक जगह ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, बिहार के मतदाताओं की संख्या आपको जान करके अचरज होगा कि उससे बड़े मतदाताओं की संख्या दुनिया के सिर्फ 10 या 11 देशों में ही है। बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है और इसीलिए हर लेवल पर, हर स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख। और जहां पर भी आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स का इशू आता है, सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकास भी उपलब्ध रहेंगी और कुल मिलाकर 8.5 लाख चुनावी कर्मी बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 में रहेंगे। अब मेरे ख्याल से तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज़ 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज़ 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीज़ें हम ज़रूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं।
मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज़ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85 प्लस ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में ज़रूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें। ईवीएम और वीवीपैट का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है और उसमें ज़रूर भाग लें, जिससे कि फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता का वो अनुभव भी कर सकें। इसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम और वीवीपैट निकाली जाएंगी या वापस रखी जाएंगी तो कैंडिडेट्स की उसमें दस्तखत भी होते हैं और वो उसको सजगता से देखें। मतदान से पहले जो मॉक पोल होता है उसमें अपने पोलिंग एजेंट्स को ज़रूर देखने को बोलें। 90 मिनट लगभग पहले ये शुरू होता है। लगभग 50 वोट डाले जाते हैं नोटा सहित, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट्स में जो भी। All right, viewers, the latest news break that is coming in courtesy the Election Commission of India. The election dates for Bihar have been announced as expected, as speculated. The elections of Bihar will take place in 2 phases. Counting will be on the 14th of November. 6th November will be the first phase. And if we can give out the map of Bihar, a larger understanding, the heartland of Bihar will be voting in the first phase. The second phase will be on the 11th of November. That will be the periphery areas of Bihar. We're going to put out that map there in terms of region. We're going to break it down as well. And counting will take place on the 14th of November. Viewers, that's the big news break coming in. Number one, clearly the election dates now announced by the Election Commission, 2-phase election has been pushed by all political parties in Bihar. They wanted lesser number of phases. 2020, Bihar had voted in 3 phases. This time, it's going to be a 2-phase election. 6th November, 11th November, counting 14th of November. Interesting to note that the election dates fall after, the Chhath Puja in Bihar, which is one of the biggest festivals where Bihar is concerned. So after Diwali follows Chhath, and only after that will the 2-phase election take place. 14th of November, we'll have the counting taking place in the state of Bihar. Viewers, big news coming in. The dust hopefully will settle on Bihar come the 14th of November. Dates have been announced, big news coming in. The key battleground state of Bihar will be voting in 2 phases. 6th November, 11th November, and counting will take place on the 14th of November. Many keenly watch Bihar as a swing state of sorts with its complex political shifts which clearly paint a broader political trend in the country. Which way will Bihar vote? That would be the big question. The dates are now out. An interesting outline to it. Also, tomorrow, final arguments will be heard in the special intensive role revision exercise, which is now ended in Bihar, with the final list being published as well. But viewers, to give you the latest news break that is coming in, 2-phase election where Bihar is concerned,
counting will be taking place on the 14th of November. I want to quickly cut across to our political analysts who are joining us. Sajjan Kumar, political analyst. Dr. Manisha Priyam is with us. Amitabh Tiwari, political strategist, commentator. Amitabh Tiwari, the dates are out. Two-phase election where Bihar comes into question. 6th November, 11th November, and counting will be taking place on 14th November. Of course, the CEC Chief Election Commissioner also announced certain by-elections that will be taking place where the counting will happen on the 14th itself. But Amitabh Tiwari, a key battleground state where many view it as a swing state of sorts with its complex shifting political trends actually painting a broader political narrative across the country. It's a very key state with 40 MPs, sending 40 MPs to the parliament. And somehow pollsters and analysts have all got it wrong in 2000. Most of them have got it wrong in 2015, where everybody... Even 20? Yeah. All exit polls, Amitabh, actually said that it's going to be an MGB Sarkar. So 2015 people said, or rather pollsters said that NDA would win, and 2020 Mahagathbandhan, but the results were exactly the opposite. So it's a tricky state because caste plays a big role. There are many small castes. It's a fight about representation. Castes want representation in power. Then there is always also been a kingmaker of sorts in a political party which has shifted allegiances either to the Mahagathbandhan or to the NDA bloc, which is the JDU. Then there are smaller parties like HUM, LJP, VIP, RLSP, which have fought with different partners in different elections. Correct. So that's why it's a complex state and difficult to predict, and it's going to be... Let me also bring in, my colleague Maria is also joining us. Maria, what's really interesting in all of this, and I'm sure Amitabh Tiwari will agree, that all the political parties that Amitabh Tiwari also outlined, other than the Jan Suraj, which is a new political outfit, all of them have been in power over the last 5 years where Bihar is concerned, mostly if you talk about the big players. But we are also joined by Rohit Singh, our colleague. Maria, would you want to go to him? Yes, but before I bring in Rohit, a word from Sajjan on the distribution of the first and the second phase. Sajjan, I'm looking at the map, the manner in which it has been distributed. The first phase, the entire central Bihar and the eastern part of Bihar, the Magad belt is going to polls. In the last phase are the border districts of Nepal, which is Madhubani, Supaul, Araria, Purnia, all those districts are going to polls. So if we were to make this comparison from 2020 to now, it's interesting because I'm seeing, okay, Nityanand Rai, MOS Home, and a member of parliament from Bihar is speaking. Let's cut across to it. रोका जाता था वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे भी जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है, उस समय से चुनाव आयोग को सहयोग कर इस व्यवस्था में सफलता प्राप्त करने का अच्छा प्रयास किया है। सफलता मिली भी है, लेकिन इस बार के चुनाव आयोग ने जो योजना और व्यवस्था बनाई है, यह स्पष्ट रूप से है कि 100% शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होगा। बूथ लुटेरों की गुंजाइश नहीं और उन्मादियों की गुंजाइश नहीं, वोटर को धमकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और उसने So largely the 71 assembly constituencies which were spread across 16 districts which went to polls in the first phase are the same set of constituencies going to polls even now in the first phase, which is going to be held on 6th. So it's very clear that the distribution which has happened, they have tried to concentrate the districts which were seen as largely the RJD strongholds in the first phase, and also addition has been done to those districts which went the other way. But Sajjan, because we have seen how the BJP manages to ensure that if there is something going wrong with them or with the electoral arithmetic, they do course correction very quickly. When we look at this distribution which has happened from the first phase to the second phase, what's your overall reading? Two things, Maria. First, when you see this time, they have added a couple of districts from northern side of Ganges, that is North Bihar, besides the Magad and Shahabad region.
That's precisely because you have now better accessible bridge and road infrastructure. So therefore, it's manageable, it's accessible. So it gives Election Commission the leverage to manage election in one phase. So that's why you see a bit of addition from the North Bihar side. Two, as far as the feedback and course correction thing is concerned, let's see the equations. Hitherto, within Mahagathbandhan, this time because of Congress hyper assertiveness, both in terms of setting the narrative and making RJD agree to that, and two, sticking to the point wherein how many seats Congress and RJD contest is secondary. First is which seat is going to be contested by who, because there are winnable seats, there are weaker seats. So that has created some sort of uneasiness for RJD because they used to be the boss until 2020. So the equation has changed as far as that equation. On the other hand, when you see the BJP side, to give a symbolic importance to Nitish Kumar, whatever the news is. Sajjan, will you stay on with us? Let's try and get in as much political opinion. Just back with you shortly. We have lots of RJD. Okay, we have an RJD leader with us on the telephone line. Mr. Sanjay Tiwari is with us on. Mrityunjay Tiwari is with us on the telephone line. Mr. Tiwari, the dates have been announced in terms of the first phase and the second phase, which the seats which are going to vote in the first phase and then the seats which are going to vote in the second phase. Is the RJD happy with the distribution of seats? क्या RJD खुश है कि जिस तरह से पहला फेज डिजाइन किया है और दूसरा फेज ऑफ इलेक्शन डिजाइन किया है 6 नवंबर और 11 नवंबर? नहीं, देखिए, बिहार के चुनावी महाभारत का शंखनाद हो गया, तारीखों का ऐलान हो गया। राष्ट्रीय जनता दल, हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, हमारा गठबंधन पूरी तरह से तैयार है जनता के लिए, बिहार की भलाई की लड़ाई के लिए। और 20 वर्षों से जो ये निकम्मी नकारा खटारा सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, उसको बदलने के लिए बिहार की जनता तैयार है। ये सब सही बात है। ये सब उस वक्त होगा क्योंकि जनता देखेगी आपका मैनिफेस्टो और जनता तय करेगी कि आपको बिहार असेंबली में बैठाया जाए या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि 121 सीटें हैं जिन पर जो पहले फेज में जा रही हैं 6 तारीख को, और सेकेंड फेज में जो दूसरा फेज हो रहा है 11 तारीख को, उसमें लगभग 122 सीटें हैं। मेरा सवाल ये है कि आरजेडी और महागठबंधन की पार्टीज भी यही चाहती थी कि 2 फेज हो या उससे कम हो, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से खुश हैं कि ये सही फैसला हुआ, ज्यादा फेज इलेक्शन नहीं हो रहा बिहार में? नहीं, देखिए, हम लोगों की ये मांग थी कि 2 फेज में चुनाव हो। चुनाव 2 फेज में हो रहे हैं। हम चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमारा एजेंडा, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। सीट शेयरिंग की कार्रवाई का क्या हो रहा है मृत्युंजय जी? रोड़ा वहां पे अटका हुआ है, सुना है। सीट शेयरिंग हमारा लगभग 1-2 दिनों में इसकी घोषणा एनडीए से पहले हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कांग्रेस को कम दीजिएगा इस बार सीट? जी, कांग्रेस पार्टी हो चाहे लेफ्ट पार्टियां, वीआईपी पार्टी, सारे पार्टियों को उचित सम्मान के साथ समझौता सीटों का हो चुका है। पर मृत्युंजय जी, चलिए, चुनाव का तो घोषणा हो गई कि चुनाव कब होंगे, कब घोषणा होगी कि आपके जो नेता हैं तेजस्वी वो महागठबंधन के फेस हैं, चीफ मिनिस्टीरियल फेस है, वो घोषणा तो नहीं हुई अभी तक? देखिए, ऐसा है कि हमारे गठबंधन में सब ऑल इज वेल है। चुनाव महागठबंधन महा मजबूती से लड़ रहा है और महा विजय करेगा। इस बार बिहार के चुनाव पर देश दुनिया की नजर है, आप लोगों के भी नजर है। तेजस्वी यादव जी के काम को जनता ने देखा है, भरोसा विश्वास जीता है। हमारे गठबंधन में हाथ और गले नहीं, दिल मिले हुए हैं नेताओं के बीच में। एनडीए में सिर्फ उटव्वल है। एनडीए में आप देख रहे हैं सीटों को लेकर के किस तरह से मारामारी है। एनडीए की जो चुनाव तो नाकामी है, नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में आपका चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है ऑफिशियली? हमारा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी हैं। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है, कहाँ कोई शक शंका है? सर, हम नहीं कह रहे कंफ्यूजन है, हम कह रहे हैं ये कांग्रेस को क्यों नहीं पता है?
सबको पता है, हमारे सहयोगी हो या विरोधी, सब ये जानते हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी जी को अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है, तेजस्वी जी के लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार चलिए है। मृत्युंजय जी, देखते हैं कि 14 तारीख को बिहार की जनता किसको चुनेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ, of course, you know, all eyes are on Bihar, and it's a state which has been the crucible of political change. You know, the churn which happens nationally often begins in Bihar. Election after election and political churn from the days of JP movement. We have seen 1970s onwards. You know, this election, okay, let's bring in Rohit first. Rohit, what are you picking up? By when can we expect both sides, Mahagathbandhan and also the NDA, to seal their seat sharing formula? Rohit, if you Well, heard see, me. in a couple of days' time, because till today also. Yes, am I audible? Clear, go ahead. See, the discussions are going on, and hectic discussions are going on in Mahagathbandhan as well as in NDA. Yesterday we saw how Tejasvi Yadav held rounds of meeting with Congress leaders. Then VIP party chief Mukesh Sahni today is holding consultations with the left parties. So, and on the NDA side, yesterday we saw that Dharmendra Pradhan and Vinod Tawade, they were all holding discussions with Jitan Ram Majhi, reaching out to Upendra Kushwaha. So now that the dates have finally been announced, so what we are expecting that in a days or two time, maybe tomorrow or day after tomorrow, both sides will be willing to come out and present to us the seat sharing formula that has been reached in the NDA as well as Mahagathbandhan. But remember, as far as the candidates are concerned, Jan Suraj has already announced that on 9th of October they will be coming out with the first list of about 100 candidates. So the Jan Suraj is the third player here in the Bihar Assembly elections. But now that the dates have also come out, 6th and 11th, now it's obviously things will start moving even more faster, Much faster. in NDA and in Mahagathbandhan Absolutely. camp. And in a days or two, I think the things will be very much clear as far as seat sharing agreement is concerned. Okay. Amitabh Tiwari, stay with us. We have Preeti right here with the election intelligence. Over to you, Preeti. You know, Maria, I just want to tell our viewers and all our panelists who are joining us, we've got the state-of-the-art data intelligence in our election intelligence dashboard, which we only better election on election. But to turn to the election intelligence dashboard of what the data assimilation of 2020 was, mind you, yes, you take that with a caveat because the political landscape of a complex political state like Bihar was very, very different, but just to reflect on it. Maria, because you were breaking down in terms of the first phase and the second phase of election. 6th is when the first phase of election actually kicks in, 6th of November. 11th is going to be the second phase, counting on the 14th of November. Let's try and interpret it region by region, how, the state of Bihar is actually going to vote. And what we've seen, Maria, is that the heartland of Bihar is seemingly going into vote in the first phase, and the border areas and the peripheral areas of Bihar are going into vote in the 6th phase. If you actually look at it, Mithila, this is what it looked like. Mithila is, a part of Mithila will now vote in the first phase. So each of the regions that we actually speak of, viewers, the 6 regions of Bihar, starting from Anga, Bhojpur, Magad, Tirhut, Simachal, all of these regions, 6 regions will be split even way. Half the region will vote in the first phase of Bihar, and the other half mostly will vote in the second phase of Bihar. But let's break it down also now in terms of what the political chessboard actually looked like, where it came down to 2020, to just give you an idea, and we can then go back to our panelists there. So this is what it looked like, the 243 seats overall tally, NDA 122, the Mahagathbandhan at 114. Of course, a lot has changed ever since. Like I pointed out earlier, a fair amount of water has flown down the Kosi. The Kosi already in spate, where lots of region of northern Bihar, especially right now, completely inundated. That in itself will be a problem where election are concerned in terms of hopefully things will settle, something that the Chief Election Commission actually also touched on. But if you look at the entire map of Bihar, Maria, if you'd want to also come in and weigh in on it, the center heartland in the first phase, like you pointed out, 121 seats in the first phase, 122 seats.
which are mostly some of them in the border regions and the peripheral regions, going to vote in the second phase of Bihar, while counting will of course take place on the 14th of this month, of November. Okay, so the capital city of Patna votes in the first phase. Again, Jahanabad, which is part of the Magad belt, Aurangabad, Gaya, all these districts are polling in the second phase. And this is also part of the central Bihar. Kaimur, Rohtas, again, crucial districts, part of the western Prashant Bihar, Kishore's, are again in the second phase coming in. But when we look at these districts which are seen as the Simanchal belt, Samastipur, Purvi Champaran, Paschim Champaran, Amitabh Tiwari, they are polling in the second phase. So overall, if you look at it in terms of the distribution which has happened, it's predictable, many would say, almost similar to what happened last time around. But when we look at the EBC distribution from the first to the second phase, how does it shift? Because that becomes a crucial constituency. We are looking at almost like 33% of extreme backward classes, which constitute roughly around 130, caste groups, which and the subcastes, which are in all driven by their occupation. So the barbers, the oil pressers, which are teli, the noniyas and the noniya chowkidars, which are largely the salt makers, the nishad, which is the fishermen and the boatmen communities. So the EBCs of Bihar, how are we looking at this constituency? Because for wooing this constituency, it is the role of Nitish Kumar becomes important, because for the OBCs, you have Prime Minister Modi's face. EBCs Amitabh, you have to unmute yourself. Yes. EBCs have largely backed the NDA because of the presence of Nitish Kumar. Nitish Kumar hiked the reservation from 20% to 30%, or rather from 0% to 20% for the EBCs in panchayats and local body elections. However, the population is very scattered in the sense it does not have a bargaining power. The Mahagathbandhan is trying to woo the EBC community, but there are 113 EBC communities, out of which only 5 are 2% plus. Yeah. MGB gave only 9% ticket to OBCs in 2020, whereas the NDA gave only 17%, correct? Despite the population, even if we consider the Hindu population is 26%. Because the communities are small, it is very, very difficult to give a ticket to a person with 1% population and then expect that they would turn around, because economically also, resourceful also, they are weaker compared to other blocks. So this is a key vote block, and the fight is for the EBC vote. As you mentioned, EBCs are also small-time businessmen, very small-time businessmen in a sense, Yes. or self-employed people, the Vishwakarma Samaj. And law and order for them becomes a crucial issue. That is number one. However, in the educated EBCs, the constitution khatre mein hai and the vote chori thing is also resonating quite a bit. Okay, since you make an important point here, because for RJD plus the entire Mahagathbandhan, if I were to say, they have to cross that winning margin, that halfway mark. It has to be around 40%, because in the last election, it was 37% distributed among the both the groups, the NDA and the MGB. When you have to have that additional 5 to 6%, do you think it has to come from the Congress? And is the traction of the SIR and Constitution khatre mein hai strong enough for the EBCs to become a constituency, consolidate them to move in one direction? No, essentially, if you see, EBCs also have a trust deficit with the Yadav community. Yadav The community, EBCs that's right. and the EBCs joined together to dislodge the upper caste government of the Congress in the 1990s. However, the power positions were occupied by the Yadav community. So in 2005, the EBC sort of rebelled and put Nitish Kumar as the chief minister, and they have been largely with them. So there is a trust deficit also within the Right. MGB, rather the RJD and the EBC communities, which Congress now is trying to fulfill. How far or how successful it will be, we'll have to wait and see, because the announcements, etc., have come, I would say, Right. quite But